हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए ये। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपने बताना है कि गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पानी, सौर ऊर्जा, फसलें, कोयला और पेट्रोलियम। देखिए, हर कोई बता सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कोयला और पेट्रोलियम ही जो गिवन है इनमें से ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के डैश जिले से शुरुआत हुई थी। आपने बताना कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी। ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, चंपावत या चमोली। देखिए, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1973 के अंदर। ठीक है, 1973 के अंदर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां पर? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वन महोत्सव में शामिल है। वन महोत्सव में क्या क्या शामिल है? पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा करना, पेड़ों का विनाश कम किया जाना चाहिए, या हरित आवरण की बहाली या उपरोक्त सभी। देखिए, वन महोत्सव के अंदर ये तीनों ही चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा करना, पेड़ों का कम विनाश और हरित आवरण की बहाली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो है, आप कह सकते हो कि ये बाय प्रोडक्ट था किसका? आपका चिपको आंदोलन का। ठीक है, तो ये आया था, आप इसको ऐसे याद रखिए, FCA 80 ऐसे याद रखिए। FCA 80 मतलब कब आया था? ये 1980 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। आपने बताना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना करी गई थी। इसको आप ऐसे याद रखिए, WPA 72। ये आप दो याद रखिए, FCA 80 और WPA 72। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान क्या क्या हैं। निर्दिष्ट जानवरों की हत्या और शिकार पर रोक लगाना, बिल्कुल ये इंक्लूड करेंगे। वन्यजीव संरक्षण के लिए अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों या बंद क्षेत्रों का गठन करना, बिल्कुल। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं चलाना, बिल्कुल ये भी हम करेंगे क्योंकि जो प्रजातियां जो खत्म होने जा रही हैं उनके संरक्षण के लिए हम कोई विशेष योजना लेके आएंगे। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। आपने बताना है कि इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, ए टार, बी कोल, सी पेट्रोलियम या डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? ये तीनों ही ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल के। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन आपके, वन रोपण, वनों की कटाई, अधिक मात्रा में उगना या वनस्पति को हटाना। देखिए, मृदा अपरदन को अगर हम रोक सकते हैं, वो सबसे इफेक्टिव जो हमारे पास साधन हो सकता है वो हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना मतलब वन रोपण। ऑप्शन ए हो जाएगा या क्या हो जाएगा? ठीक है, वन रोपण या एफोरेस्टेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है पृथ्वी का ठंडा होना, बी है यूवी किरणों का ट्रैप होना, या सी है पृथ्वी का गर्म होना, या डी है पौधों की खेती। देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये रेफर करता है किसको? ये रेफर करता है वार्मिंग ऑफ अर्थ को या पृथ्वी के गर्म होने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए है ग्लेशियर का पिघलना, ऑप्शन बी है समुद्र स्तर का बढ़ना, या ऑप्शन सी है द्वीप का डूबना, ऑप्शन डी से सभी। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और द्वीप क्या है, डूब जाएंगे। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम कॉज होंगी किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एनर्जी सोर्स इन विलेज इज। आपने बताना कि गांव में सामान्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है बायोगैस, सी है बिजली,
या डी है लकड़ी और जानवरों का गोबर। देखिए जो गांव देहात में है वो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है लकड़ी और जानवरों का गोबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ करी गई? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तराखंड। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना करी गई उत्तराखंड में। ठीक है। कब करी गई? ये करी गई थी 1936 के अंदर। ये याद रखिए आप, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 के अंदर कहाँ पर? उत्तराखंड में करी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय। आपने बताना है मृदा अपरदन किसके कारण होता है। ऑप्शन है वनों की कटाई, बी है खेती और खनन, सी है मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो सॉइल इरोजन है, मृदा का अपरदन है, वनों की कटाई से भी होगा, बिल्कुल। ज्यादा हम खेती और खनन करेंगे तब भी होगा, तब भी मृदा का अपरदन होगा। अगर मवेशियों द्वारा ज्यादा चराई कर ली जाएगी तो घास वहां की खत्म हो जाएगी, और जो घास के द्वारा जो मिट्टी की पकड़ बनाई गई थी वो भी खत्म हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों कारण होंगे किसके? मृदा अपरदन के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डैश इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके ऑप्शंस है टार, कोल, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो टार है ये भी क्या है? ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कोयला आपका फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम। तो ये तीनों ही यूज करे जाते हैं किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड। बायोगैस को अदरवाइज क्या कहा जाता है? सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? बायोगैस को हम सामान्य भाषा में कहते हैं गोबर गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीवाश्म ईंधन को डैश नामक तकनीक द्वारा निकाला जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, हाइड्रोलिक अंश या हाइड्रोपोड्रिलिंग अंश। देखिए जो फॉसिल फ्यूल है वो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं अर्थ से, उस टेक्निक का नाम है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के द्वारा धरती के अंदर से क्या निकाला जाता है? फॉसिल फ्यूल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पृथ्वी की सतह लगभग कितने % पानी से ढकी हुई है? ये तो हम सभी को पता है, लगभग 70% पृथ्वी की सतह किससे ढकी हुई है? पानी से ढकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू। आपने बताना है कि जल विद्युत संयंत्र बहते पानी की गतिज ऊर्जा को डैश में परिवर्तित कर देता है। किसमें? बिजली में परिवर्तित कर देता है। बहते पानी की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिचार्ज द। जो वर्षा जल का संचयन का मुख्य उद्देश्य किसका पुनर्भरण है? देखिए जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा मेन एम होता है कि क्या भर जाए, जो हमारा धरती का ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाए। ठीक है। तो किसका हार्वेस्ट करते हैं हम? किसका रिचार्ज करते हैं? हम भूजल स्तर का रिचार्ज करते हैं। ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल का हम रिचार्ज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड। किसी भी प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ई कचरा। ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीवेज वाटर इज बाय। आपने बताना है सीवेज जल से सूक्ष्म जीवों को निकालना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं वातान, प्री स्क्रीनिंग, कीटाणु शोधन या कीचड़ हटाना। इंग्लिश में देख लेते हैं एरेशन, प्री स्क्रीनिंग, डिसइंफेक्शन या स्लज रिमूवल। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसइंफेक्शन। ठीक है। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सीवेज वाटर इज बाय डिसइंफेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। आपने बताना है कि गैर बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग या इंसिनेशन या सेग्रेशन
या सैनिटरी लैंडफिलिंग। देखिए, जब हम सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनेरेशन या भस्मीकरण। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफोरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय। डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई किसके कारण होती है? अधिक जनसंख्या और खेती का स्थानांतर। बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ेगी, जो रहने की जगह वो ज़्यादा चाहिए उनके लिए। खेती एक जगह से दूसरी जगह करेंगे तो हम जहाँ भी अभी दोबारा से खेती स्टार्ट करेंगे पहले वहाँ हम जंगल साफ करेंगे। बिल्कुल, ये एक रीजन हो सकता है। ईंधन की मांग में वृद्धि एक अन्य कारण है। बिल्कुल, ईंधन की मांग में वृद्धि भी एक कारण है। अत्यधिक चराई और जंगल की आग, बिल्कुल इनसे भी वन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज एक्सिलरी ऑफ लाइफ। जीवन का अमृत क्या है? जीवन का अमृत, ऑप्शन ए वायु। बिल्कुल, जल के बिना, वायु के बिना हम रह नहीं सकते, जल के बिना भी नहीं हम रह सकते, और भोजन हमें चाहिए जिसके लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही जीवन के अमृत हैं। नेक्स्ट है, डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। वनों की कटाई से सामान्यतः क्या कम हो जाता है? ऑप्शन ए है वर्षा, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग, या ऑप्शन डी है मिट्टी का कटाव। देखिए, यहाँ पूछा है वनों की कटाई से क्या कम हो जाता है। जब वन कम हो जाएंगे तो हमारी वर्षा भी क्या हो जाएगी? बारिश कम हो जाएगी। ठीक है, बारिश क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज। आपने बताना है कि पृथ्वी पर जल का आयतन कितना है। ऑप्शन ए है 1.4 क्यूबिकल किलो, ये किलोमीटर की जगह माइल्स कर लीजिए भाई, माइल्स, माइल्स। ठीक है, माइल्स। ठीक है, यहां भी कर लीजिए। या ऑप्शन बी है 1.5 बिलियन क्यूबिकल माइल्स, या 1.8 बिलियन क्यूबिकल माइल्स, या 2 बिलियन क्यूबिकल माइल्स। देखिए, जो पृथ्वी पर जल का आयतन है वो है 1.4 बिलियन क्यूबिकल माइल्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश % ऑफ द अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर। आपने बताना कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पानी से भरा हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 67, बी 77, सी 87, या 97। देखिए, अगर हम ऑप्शन से देखें तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 67% भाग क्या है? पृथ्वी की सतह का पानी से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज। आपने बताना है कि मानव शरीर के अंदर कितना पानी होता है। मानव शरीर के अंदर लगभग 70% तक पानी होता है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गुजरात में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, या तमिलनाडु में है? तो देखिए, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? वो कलकत्ता में है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1890 में। 1890 के अंदर कलकत्ता में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना, ये यही क्वेश्चन आ गया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोल सकते हो ऑप्शन सी 1890 के अंदर हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। पौधों और जानवरों के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत क्या होता है? पानी होता है। तो आप बोल सकते हो 65 से 75। अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हम बोल सकते हैं कि 65 से 75% के बीच में पानी मौजूद होता है पौधों और जानवरों के शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल रेनफॉल्स डैश ऑफ रेनफॉल्स ऑन द सी। कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग वर्षा समुद्र में होती है? ऑप्शन है 57%, बी है 67%, या 77%, या 87%। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 77%। कुल वर्षा की 77% वर्षा समुद्र में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश ऑफ वाटर वेपर राइज फ्रॉम सी सरफेस, कि कितने प्रतिशत जल वाष्प समुद्र की सतह से उठते हैं। ऑप्शंस आपका 54%, 64%, 74% या 84%। देखिए अगर समुद्र की है तो वहां से कंपैरिजन में देखें, हम लैंड की कंपैरिजन में देखें, वहां से ज्यादा ही होगा, तो इतना भी ज्यादा नहीं होता। 54 वहां पर है और 46 यहां पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच शेप द अर्थ सरफेस एंड रेगुलेट आवर क्लाइमेट। आपने बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं और हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है वन संसाधन, ऑप्शन बी है खाद्य संसाधन, ऑप्शन सी है भूमि संसाधन या जल संसाधन। देखिए जो वाटर रिसोर्स है, जो जल संसाधन है, उसके कारण हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसका आकार है। ठीक है। और ये हमारी क्या जलवायु को भी नियंत्रित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश % वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि के लिए कितने प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस है 63, ऑप्शन बी है 73, ऑप्शन सी है 83 या ऑप्शन डी 93। तो देखिए भारत के अंदर कृषि के लिए 83% पानी यूज किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 83% पानी का उपयोग भारत में कृषि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है केरल या डी को इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तमिलनाडु हमारा पहला वो स्टेट है जिसने क्या अनिवार्य कर दिया कि आपको छतों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर आपको बनानी कंपलसरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रेन वाटर इज रेफर्ड एज। आपने बताना है कि रेन वाटर को इनमें से क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए भूमिगत जल, बिल्कुल भी नहीं हुई, भूमिगत जल तो है ही नहीं वो रेन वाटर। पीने योग्य जल, नदी जल या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो वर्षा जल होता है वो पीने योग्य जल भी नहीं होता। ठीक है, ना वो नदी जल होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके 12 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च या 30 मार्च। तो देखिए जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे 2023 की थीम क्या थी, क्या थीम थी, तो थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। एक्सेलरेटिंग चेंज। इस बार जो 2023 का वर्ल्ड वाटर डे था उसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जल की कमी मुख्यतः किसके कारण होती है। ऑप्शन आपके ओवर पॉपुलेशन, लो रेनफॉल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या अनइक्वल एक्सेस। जल की कमी मुख्यतः होती है जब लो रेनफॉल होता है, कम वर्षा होती है, तब क्या है जल की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज। जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, इसे मानव द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है, इससे इसकी कमी के माध्यम से नवीकृत किया जा सकता है। क्या है, इट इज बीइंग रिन्यूड थ्रू रिडक्शन, नहीं, इट इज रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिक साइकिल। बिल्कुल, इसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से नवीकृत और रिचार्ज किया जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लड इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू, बाढ़ मुख्यतः किसके कारण आती है? ऑप्शन ए है वनों की कटाई और जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई। ऑप्शन बी है खनन और तेजी से औद्योगिकरण। ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कारण हो जाएंगे जिनके कारण क्या फ्लड आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ड्रॉट अक्कर व्हेन रेनफॉल इज लेस देन। आपने बताना है कि सूखा पड़ता है जब वर्षा स्तर कितने से कम हो। ऑप्शन ए है 25 से 35%, ऑप्शन बी है 25 से 50%, या ऑप्शन सी है 35 से 45%, या ऑप्शन डी है 35 से 50%। देखिए, जब किसी एक थ्रू आउट ईयर, किसी एक पूरे साल के अंदर जब 35 से 50% तक वर्षा जो कम होती है, तब हम उसको सूखा घोषित कर देते हैं, उस साल को हम सूखा वर्ष घोषित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकाल तब होता है जब वर्षा कितनी कम होती है। ऑप्शन ए है 30% से नीचे, ऑप्शन बी है 40% से नीचे, या ऑप्शन सी है 50% से नीचे, या 60% से नीचे। देखिए, जब 30% से कम बारिश चली जाती है तब हम बोल देते हैं कि ये क्या है, ये सूखा है, या ये फैमिन है, ये अकाल है। ठीक है। नेक्स्ट है, उस पेड़ का नाम बताइए जिसका उपयोग अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण जल स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा पेड़ बताना है जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन के कारण क्या कर देता है, वाटर लॉस करता है। ठीक है। ऑप्शन है नारियल का पेड़, आम का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़, या उपरोक्त सभी। देखिए, यूकेलिप्टस या सफेदा एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांसपिरेशन करता है, बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इनमें से कौन बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया के कारण समुद्र के स्तर में बदलाव और बाढ़ का कारण बनता है? ऐसे ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सी लेवल क्यों बढ़ता है, फिर भी हम देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग, बी है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन रीजन जिसके कारण क्या है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलने से सी लेवल क्या है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, द मेजर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय अपस्ट्रीम। आप बोल सकते हो कि ये बाढ़ भी बोल सकते, जैसे अभी चल रहा है, ज्यादा पानी आ रहा है पहाड़ों से। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो अपस्ट्रीम। ठीक है। ऑप्शन ए है ट्राइबल पीपल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव होम्स, बिल्कुल। द फ्लोरा एंड फ्यूना गेट डिप्लेटेड, जो जीव जंतु हैं और वनस्पति है वो खत्म हो जाती है। ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज टेक प्लेस, नए नए रोग पैदा हो जाते हैं वहाँ पर, या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, ये तीनों समस्या है जो अभी भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब अपस्ट्रीम ज़्यादा पानी का बहाव आ रहा है पहाड़ों से, तो क्या है, जो वहाँ के लोकल हैबिटेंट्स हैं वो अपने घरों से क्या है, डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ की जो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो डिप्लेटेड हो रही है, वो जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, वनस्पति नष्ट हो रही है, वहाँ पर नई नई बीमारियाँ पैदा हो जा रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश बांध उच्च भूकंपीयता वाले क्षेत्र में स्थित है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वो बांध है जो हाई सिस्मिसिटी रीजन पे सिचुएटेड है। ऑप्शन है आपके सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर बांध, भाखड़ा नांगल बांध, या टिहरी बांध। देखिए, जो हाई सिस्मिसिटी पे है वो है आपका टिहरी बांध। कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा बांध है? ऑप्शन आपके टिहरी बांध, भांगड़ा नांगल बांध, या सरदार सरोवर बांध, या नागार्जुन सागर बांध। देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है
जो सबसे बड़ा बांध है वो है आपका भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, ये कहां पर है? ये हिमाचल और पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच नेचुरल फैक्टर कॉज ड्रॉट? सूखे का कौन सा प्राकृतिक कारक है? ऑप्शन ए है अधिक खेती, ऑप्शन बी है बारिश की विफलता, ऑप्शन सी है अत्यधिक चराई, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब रेन फेलियर हो जाएगा ना तब सूखा आएगा। जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा? पानी नहीं आएगा तो सूखा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, डेजर्टिफिकेशन इज कॉज्ड बाय? मरुस्थलीकरण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है वनों की कटाई से, बी है शहरीकरण से, सी है कृषि और उद्योग को बढ़ाने से, या ऑप्शन डी है इन सभी से। देखिए, जो डेजर्टिफिकेशन होगी उसके ये तीनों कारण रहेंगे। वनों की कटाई करेंगे, ज़्यादा शहरीकरण होगा, ज़्यादा हम कृषि और उद्योगों को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? तो होगा डेजर्टिफिकेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, द फॉरेस्ट विच अकर इन लो रेनफॉल। आपने बताना है कि वह वन जो कम वर्षा में होते हैं। ऑप्शन है आपका एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट या कैनिफेरस रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है डेसिडुअस फॉरेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो फॉरेस्ट कम बारिश में होंगे, जो वन कम बारिश में होंगे, उनको हम कहेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन। ठीक है, जो कम बारिश में होंगे उनको हम कहेंगे डेसिडुअस या पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 52 है, द फॉरेस्ट विच अकर इन हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल में कौन होंगे? ऑप्शन आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, कैनिफेरस, टेम्परेट फॉरेस्ट या टुंड्रा फॉरेस्ट। देखिए, जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर होंगे सदाबहार वन। ठीक है, जहां पर पूरे साल तक बारिश, जहां तक पर पूरे साल बारिश चलती रहती है वहां पर क्या होंगे? सदाबहार वन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है सुंदरबन नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट। ये कॉर्बेट है भाई, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट ही हमारा इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1936 में। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पृथ्वी पर जीवमंडल समुद्र तल से डैश मीटर नीचे और समुद्र तल से डैश मीटर ऊपर मौजूद है। देखिए, मान लेते हैं अगर ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, अगर हम सी लेवल से नीचे की बात करें बायोस्फीयर की, तो 11,000 मीटर, 11,000 मीटर तक है। ठीक है, नीचे सी लेवल के 11,000 मीटर नीचे तक, और अगर हम ऊपर की बात करें तो 15,000 मीटर तक होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा सी यहां पर सुटेबल ऑप्शन है। 11,000 नीचे, ये 9,000 है, इसकी जगह आप 15,000 कर लीजिए। 15,000 मीटर ऊपर। अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, यह तो बात है बायोस्फीयर की। ठीक है, जो लाइफ की अबंडेंस कहां पर है, जीवन की प्रचुरता कितने मीटर पर है, वो आपको मिलेगी, जो लाइफ आपको मिलेगी ज्यादा। अगर आपको पूछो तो अगर हम बात करें लाइफ की, वो कहां पर मिलेगी? सी लेवल के 200 मीटर नीचे, और ऊपर की हम बात करें तो 6,000 मीटर तक, 6,000 मीटर तक लाइफ की अगर हम बात करें। यहां पर हमने बात करी है लाइफ की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसी पर्यावरण में जीवित वस्तु को क्या कहा जाता है?
किसी पर्यावरण में जीवित वस्तु को एबायोटिक एलिमेंट कहा जाता है, या बायोटिक एलिमेंट कहा जाता है, या एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या प्लांट कहा जाता है। देखिए, एनवायरमेंट के अंदर किसी भी लिविंग थिंग को कहते हैं बायोटिक एलिमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? बायोटिक एलिमेंट। और नॉन लिविंग को एबायोटिक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 57, लोग किन बातों को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं? पीपल डेराइविंग प्लेजर ऑन सीइंग विच फैक्टर? ऑप्शन ए है फिजिकल फैक्टर, बी है सोशल फैक्टर, सी इकोनॉमिक फैक्टर, या डी एस्थेटिक फैक्टर। देखिए, जो लोग आनंद प्राप्त करते हैं उसका एक ही कारण है, वो क्या है? भौतिक कारक। ठीक है, ये भौतिकता ही है जो हमें खुश रख रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? आपसे पूछा गया नॉट, एयर पोल्यूटेंट दे रखा है बट नॉट में पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान से। ऑप्शन ए है स्मोक, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन गैस, या डी है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से नाइट्रोजन ही एक ऐसी गैस है, नाइट्रोजन ही एक ऐसी गैस है जो क्या है? एयर पोल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट इवेपोरेट वाटर? पौधे का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? ऑप्शन है ए स्टोमेटा, बी फल, सी शाखा, या डी जड़। देखिए, जो इवेपोरेशन होता है प्लांट में से पानी का, वो किसके द्वारा होता है? वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ये पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा आप ये बोल सकते हो कि पौधे सांस लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू? एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये मैंने आपको करेक्ट कराया था। ऑप्शन ए है एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950, ऑप्शन बी है फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, या ऑप्शन सी है इंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, या ऑप्शन डी है ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए, जो न्यूक्लियर फैमिली होगी, न्यूक्लियर फैमिली में होगी फैमिली जिसके अंदर क्या होंगे? पेरेंट्स और बच्चे होंगे। पेरेंट्स और बच्चे होंगे, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ईयर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके 1962, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1982, या ऑप्शन डी है 1992। देखिए, स्टॉकहोम के अंदर यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, वो हुआ था आपका 1972 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, लोगों को डैश के खतरों के बारे में जागरूक होना चाहिए? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिफॉरेस्टेशन या ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या का विस्फोट होना, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई और ओजोन परत की कमी होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिक और वैश्विक ताप वृद्धि, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। लोगों को हमें इन तीनों चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा भाई, जनसंख्या विस्फोट को समझना पड़ेगा। ठीक है, वनों की कटाई, ओजोन परत की कमी, ये समझना पड़ेगा अगर हमें अपना एनवायरनमेंट सेफ रखना है तो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है इसको हमें समझना पड़ेगा बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ डेलिब्रेट एफर्ट टू अकॉम्प्लिश द नोबल टास्क ऑफ? पर्यावरण शिक्षा के किस महान कार्य को पूरा करने के लिए एक सुविचारित प्रयास है? ऑप्शन ए है पर्यावरण का संरक्षण। बिल्कुल, पर्यावरण शिक्षा के थ्रू ही हम पढ़ सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, या पर्यावरण की सुरक्षा। बिल्कुल, ये भी राइट आंसर है। पर्यावरण शिक्षा ही हमें बताएगी पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है। ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों के बीच जागरूकता, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं कैसे हमें यूटिलाइज करने हैं ताकि उनका हम भी यूज कर सकें और आने वाली जनरेशन भी उनसे फायदा ले सके, उनका यूज कर सके। ये तीनों ही नोबल कॉज हैं, नोबल टास्क हैं जो हमें किसके थ्रू मिल सकते हैं? इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू मिल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या होंगे? मानव निर्मित पर्यावरण में मानव समूह होंगे, भौतिक बुनियादी ढांचा होगा, संस्थागत प्रणाली होगी, ह्यूमन ग्रुप्स होंगे, बिल्कुल ह्यूमन ग्रुप्स मैन मेड ही होंगे, मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैन मेड होंगे, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम मैन मेड ही है। तो ये तीनों शामिल होंगे किसके अंदर? मैन मेड इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन किस विषय पर ज्ञान प्रदान करता है? एनवायरमेंटल स्टडीज प्रोवाइड नॉलेज ऑन, ऑप्शन ए है जैव विविधता की समृद्धि और संरक्षण, ऑप्शन बी है पारिस्थितिक तंत्र का संबंध, या ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के बारे में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एनवायरमेंटल स्टडी हमें बताती है रिचनेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिलेशनशिप ऑफ इकोसिस्टम, अंडरस्टैंड अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति 10 मिलियन वर्ष पहले हुई। ऑप्शन है आपके 1500 मिलियन, 2500 मिलियन, 3500 मिलियन या 4500 मिलियन। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3500 मिलियन वर्ष पूर्व। कब हुई थी भाई? 3500 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? आपने बताना है कि इनमें से वो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है CO2, SO2, नाइट्रोजन या मीथेन। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन सी गैस है, तो आप बोल सकते हो वो है CO2। ये क्या करती है? ये हीट को ट्रैप कर लेती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, हीट को ट्रैप कर देती है एनवायरनमेंट में, जिसके कारण क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, द गैस विच डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स। आपने बताना है कि पौधों की पत्तियों में से क्लोरोफिल को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन आपके SO3, CO2, SO2 या H2S। देखिए, जो पौधों के पत्तियों के अंदर से क्लोरोफिल को नष्ट करती है वो करती है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो SO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली? निम्नलिखित 3 आर में से किसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? ऑप्शन ए है रिड्यूस, रिबिल्ड, रिस्ट्रिक्ट। नहीं, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। बिल्कुल, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, इन 3 आर को हम मानते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली, के जितना हो सके कम से कम प्रयोग करें, और प्रयोग की हुई वस्तु को दोबारा से भी प्रयोग करें, मल्टीपल यूज टाइम यूज करें, और उसी पुराने मटेरियल से नए मटेरियल बनाएं। ठीक है, तो रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल, ये 3 आर क्या है? ये है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता क्या है? मैनी पॉपुलेशंस ऑफ वन स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट। ऑप्शन बी है मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन वन फॉरेस्ट, मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन मैनी फॉरेस्ट, या ऑल द अबोव आर ट्रू। देखिए, ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं जैव विविधता की, कि एक जंगल में कई प्रकार की आबादी हो सकती है, वो भी बायोडाइवर्सिटी है। मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना हो सकती हैं एक जंगल के अंदर, वो भी बायोडाइवर्सिटी है। मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन मैनी फॉरेस्ट, ये भी क्या है? ये भी बायोडाइवर्सिटी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स, एनवायरमेंट में क्या क्या है? एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर, या फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपोनेंट, या फिर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। देखिए, एनवायरमेंट के अंदर दोनों ही कंपोनेंट है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, जैविक भी और अजैविक भी, दोनों ही घटक मिलके क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है,
हम जो हवा बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? देखिए, जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं सांस के द्वारा, उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। और अगर अदर गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन उसके अंदर होती है 78%, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन होती है 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड 4%, ठीक है। ये है परसेंटेज जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 17 और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब? ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? हम सभी को पता है ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कोइंड बाय? हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो वो शख्स विलियम गॉड थे। विलियम गॉड वो शख्स थे जिन्होंने हरित क्रांति शब्द को पहली बार यूज किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड्स, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए पौधे और जानवर, ऑप्शन बी मानव संसाधन, या ऑप्शन सी कोयला और तेल, या उपरोक्त सभी। देखिए, बायोटिक रिसोर्स के अंदर प्लांट और एनिमल ही आते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर नहीं आती, ठीक है। आप ध्यान रखिए, बायोटिक या जैविक संसाधनों के अंदर क्या आएगी? पौधे और जानवर। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व के क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत भाग वन भूमि से बना हुआ है? कितने प्रतिशत भाग विश्व का वन भूमि से बना हुआ है या ढका हुआ है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 31%, या ऑप्शन डी 33%। देखिए, विश्व के क्षेत्रफल का 31% भाग वन भूमि से बना हुआ है, ठीक है। 31% भाग वन भूमि से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन डैश नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डैश साउथ लैटिट्यूड। आपसे पूछा गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन डैश उत्तरी अक्षांश और डैश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है 30 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी, या 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी, या 55 डिग्री उत्तरी और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या ऑप्शन डी है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए, जो आपके उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो आपके पाए जाएंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए है जैव विविधता की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी है संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है खाद्य श्रृंखला जारी रखने के लिए, या उपरोक्त सभी। देखिए, वन्य जीवों का हम संरक्षण करेंगे क्यों? उससे जैव विविधता बनी रहेगी, पर्यावरण में संतुलन भी बना रहेगा और खाद्य श्रृंखला भी हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों कारण होंगे जिसके लिए हम कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। क्वेश्चन नंबर 79 है, वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड विच इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, या ऑप्शन बी नॉट practiced in modern days। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड ऑफ, जल संचयन एक ऐसी विधि है जो क्या करती है? भूजल स्तर को बढ़ाती है, या आधुनिक काल में अभ्यास नहीं किया जाता, या भूजल स्तर से संबंधित नहीं है, या भूजल स्तर घटाती है। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे ग्राउंड लेवल वाटर वो क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, आपने बताना है ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत क्या है?
ऑप्शन है वन्यजीव, जीवाश्म ईंधन, जल या वन। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। अ रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इज, एक नवीकरणीय समाप्ति योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? आपसे पूछा गया है एक नवीकरणीय, शब्दों को ध्यान से पढ़िए, एक नवीकरणीय समाप्ति योग्य प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन दे रखे हैं आपको वन, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। देखिए आपका वन ही एक ऐसा है जो नवीकरणीय है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। एन इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, आपने बताना है ऊर्जा का अक्षय एवं नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है प्राकृतिक गैस, सी है जीवाश्म ईंधन या जल विद्युत। देखिए यहाँ पर इन एग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल दे रखा है, तो हमारा हो जाएगा हाइड्रो पावर, वो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा जो क्या है, अक्षय भी है और नवीकरणीय भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बायोगैस इज विच टाइप ऑफ नेचुरल गैस, आपने बताना है कि बायोगैस किस प्रकार का प्राकृतिक रिसोर्स, किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। आपने बताना है बायोगैस किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए है नवीकरणीय, ऑप्शन बी है अटूट, ऑप्शन सी है गैर पारंपरिक और ऑप्शन डी है दोनों ए और सी। देखिए जो हमारा बायोगैस है वो रिन्यूएबल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कि जो बायोगैस है वो रिन्यूएबल भी है और नॉन कन्वेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 84 है। किसी दिए गए क्षेत्र तक सीमित प्रजाति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है स्थानिक प्रजातियां, ऑप्शन बी है एलोट्रोपिक प्रजातियां, ऑप्शन सी है सहोदर या सिंपेट्रिक स्पीसीज या ऑप्शन डी सिबलिंग स्पीसीज। देखिए जो रिस्ट्रिक्टेड होगी एक किसी गिवन एरिया पर, उस प्रजाति को हम कहेंगे एंडेमिक या स्थानिक प्रजाति। ठीक है, जो किसी एक विशेष स्थान पर ही पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। IUCN स्टैंड फॉर, IUCN का अर्थ क्या है? ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। वन के उपयोग में सम्मिलित है। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटिव फंक्शन या ऑल ऑफ द अबव। वनों के अंदर ये तीनों होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्टिव फंक्शन भी होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है क्योंकि वो मृदा अपरदन को रोकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आती है। ठीक है, रेगुलेटिव फंक्शन भी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है। 1 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट एब्जॉर्ब डैश टन्स ऑफ CO2, कि 1 एकड़ फॉरेस्ट के अंदर कितने टन कार्बन को सोख लेता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 2.5 to 6.5 टन्स, ऑप्शन बी है 4.5 to 7.5 टन्स या ऑप्शन सी है 6.5 to 9.5 टन्स या ऑप्शन डी है 8.5 to 12.5 टन्स। देखिए 1 एकड़ जंगल या 1 एकड़ वन आपके 2.5 से 6.5 टन तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। 1 एकड़ वन 2.5 से 6.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश टन्स ऑफ O2 रिलीज्ड बाय 1 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि 1 एकड़ जंगल से कितने टन ऑक्सीजन रिलीज होता है। आपके ऑप्शंस हैं 4 टन, 8 टन, 12 टन या
16 टन। देखिए 1 एकड़ सघन जंगल से लगभग 12 टन ऑक्सीजन निकलता है। कितना? 12 टन ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट 89, डैश स्वस्थ पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। आपने बताना है इन तीनों में से क्या पर्यावरण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O या वाटर, या उपरोक्त सभी। देखिए ये तीनों चीज़ें ही जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है सांस लेने के लिए, और पानी दोनों के लिए जरूरी है, पेड़ पौधों और जानवरों दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, पर्यावरणीय संतुलन का नियमन सफलतापूर्वक किसके द्वारा किया जाता है? वो कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसके द्वारा पर्यावरण संतुलन का नियमन जो है, इक्विलिब्रियम जो है, वो सक्सेसफुली अचीव किया जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है वन संसाधन, ऑप्शन बी है जल संसाधन, ऑप्शन सी है खाद्य संसाधन या भूमि संसाधन। देखिए इनमें से वन संसाधन एक ऐसे संसाधन है जो हेल्प करते हैं रेगुलेट करने के लिए मैनी साइकिल्स को। जैसे वाटर साइकिल को रेगुलेट होने में वनों का बहुत बड़ा योगदान है। सॉइल इरोजन से बचाते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वन संसाधन हमारे ऐसे संसाधन हो जाएंगे जो पर्यावरण संतुलन के इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, द पीस प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस टू मैनकाइंड विच इज गिवन बाय। आपको बताना है मानव जाति को शांति, समृद्धि और खुशी किससे मिलती है? देखिए वही सेम ऑप्शंस आपके यहाँ पर भी हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पर भी आंसर वही हो जाएगा, वन संसाधन ही है जो मानव जाति को शांति, समृद्धि और खुशी दे रहे हैं। हमें ऑप्शंस देख के चलना है। ठीक है, क्योंकि वन संसाधन से हमें जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी अचीव हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, मिनिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड इकोलॉजिकल बैलेंस इज डैश परसेंटेज। आपने बताना है अच्छे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन का न्यूनतम कितना परसेंट एरिया आवश्यक है? आपके ऑप्शंस है 30%, 33%, 35% या 40%। देखिए एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, एक अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम 30% जंगल होने चाहिए, मिनिमम 30% वन होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश। वनों की कटाई से डैश में कमी होती है। यहां पर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि वनों की कटाई से कमी होती है। कमी पूछा गया, क्या होती है? ऑप्शंस है वर्षा में कमी होती है, या मृदा अपरदन में कमी होती है, भूजल में कमी होती है, या उपरोक्त सभी में। देखिए उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर वन काटेंगे तो मृदा अपरदन में कमी नहीं होगी। ठीक है, भूजल में कमी हो जाएगी, लेकिन अगर हम देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्षा। किस में कमी हो जाएगी भाई? रेनफॉल में कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई या 21 जून। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है, वाटर डे 22 मार्च और फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। यहां पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा थीम के। क्या थीम थी 2023 के वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की? वो थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, चलिए याद रखना आपने, ये वाटर डे की थीम थी एक्सेलेटिंग चेंज एंड फॉरेस्ट डे की थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैश आवर प्लैनेट इज नेम्ड एज लिविंग प्लैनेट। देखिए सभी को पता होगा कि जीवन क्यों बना हमारे ग्रह पर, क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित है? यहाँ पर जल उपस्थित है। ठीक है,
जल से ही बाकी चीजें आगे, भोजन भी जल से, वन भी जल से, ठीक है, एनवायरमेंट तो हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, मृदा अपरदन किसके कारण होता है? वनों की कटाई से, बिल्कुल, चराई से, आप चराई की जगह अत्यधिक चराई लिख सकते हैं, अत्यधिक चराई, ठीक है, भूस्खलन से या उपरोक्त सभी, बिल्कुल, ये तीनों ही कारण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, ऐसे पौधे जिनमें मिट्टी को बांधने की क्षमता नहीं होती वे उगने लगते हैं। डैश प्लांट विच हैव नो सोइल बाइंडिंग कैपेसिटी स्टार्ट ग्रोइंग। तो ऐसे पौधे कौन से होते हैं? पार्थेनियम, लेंटाना या जोंथियम या उपरोक्त सभी। देखिए ये तीनों ही प्रकार के वो पौधे हैं जिनमें मिट्टी बांधने की अक्षमता नहीं होती, ठीक है, और वो उगने लगते हैं। वो तीनों ही हैं, पार्थेनियम, लेंटाना और जेंथियम। क्वेश्चन नंबर 100, 1 गीगा जूल्स इक्वल टू, आपने बताना है 1 गीगा जूल डैश के बराबर होता है। 1 गीगा जूल कितने बैरल के बराबर होता है? आपके ऑप्शंस हैं 49 बैरल, 59 बैरल, 69 बैरल या 79 बैरल से। 1 गीगा जूल बराबर होता है किसके? 69 बैरल तेल के, ठीक है, किसके भाई? 1 गीगा जूल बराबर होता है 69 बैरल तेल के। क्वेश्चन नंबर 101 है, एन एवरेज पर्सन कंज्यूम अबाउट डैश गीगा जूल पर ईयर। एक औसत व्यक्ति प्रति वर्ष कितने गीगा जूल की खपत करता है? आपके ऑप्शंस है 300 गीगा जूल, 400 गीगा जूल, 500 गीगा जूल या 600 गीगा जूल। देखिए जो एक औसत व्यक्ति है वो एक साल में औसतन 500 गीगा जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 101 क्वेश्चन, ठीक है। हम ऐसे ही आगे के क्वेश्चन भी करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर पिक करेंगे, ठीक है, बिना किसी टाइम के, बिना किसी अदर थिंग के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।